हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, संधि। और संधि से संबंधित कुछ भाग हमने किया हुआ था और आज का टॉपिक संधि में। तो सबसे पहले संधि की पूरी क्लास जो पीछे हमारी चली हुई थी, तो फिर से आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं और कुछ आगे के भाग जो है वो देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले तो जो है संधि की परिभाषा क्या थी कि जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है। और संधि की परिभाषा क्या है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार, या इसे आप क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। ठीक है। जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार जब उत्पन्न होता है तो वहां क्या होता है? संधि होता है। ठीक है। वहां हम उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन जो होता है, उत्पन्न होता है, तो हाँ हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि में किसका मेल होता है? संधि में ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। और ठीक दूसरा क्या है यहाँ पे? समास। समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे समास में है शब्दों का मेल होता है और संधि में ध्वनियों का मेल होता है। शब्दों के मेल में जैसे राजा का पुत्र, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? संधि समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल होता है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण दिया कि राजा का पुत्र, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। ठीक है। यहाँ पे समास में दो शब्दों का मेल हो रहा है और संधि में क्या होता है? ध्वनियों का मेल होता है। संधि में ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। और जैसा कि संधि की परिभाषा क्या है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। अब इसमें और क्या भाग था हमारा कि वर्णों या पदों को अलग करना। ठीक है। वर्णों या पदों को अलग करना। ठीक है। वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद। प्रश्न यहां से आपके बनते हैं कि वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? तो चार विकल्प आपके सामने रहेंगे। ठीक है। तो वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद। और दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन जब होता है, उत्पन्न होता है वहां पे, तो क्या होता है? वो संधि होता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
मेल। और संधि क्या होता है? ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, संधि में ध्वनियों का मेल होता है। अब देखिए, संधि के भाग कितने होते हैं? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, पहला क्या है हमारा? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अब संधि के 5 भाग, ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, अयादि संधि, और पांचवा और सबसे अंतिम क्या है हमारा? यड़ संधि। यड़ संधि। तो ये सब पिछली क्लास जो हमारी चली हुई थी संधि की, भाग 1, तो उसमें हमने क्या देखा हुआ था कि स्वर के कितने भाग, स्वर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, कितने होते हैं? ये तो रहा आपका क्या, संधि के भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे प्रश्न बनता है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि पहला, गुण संधि दूसरा, वृद्धि संधि तीसरा, और चौथा क्या है? अयादि संधि, और पांचवा यड़ संधि। ठीक है, तो इन सब को हमने पिछले क्लास में, संधि की जब क्लास हमारी चली हुई थी संधि भाग 1, तो उसमें हमने इसको देखा था। अब चलिए, आज का हमारा स्वर संधि तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? संधि के अंदर व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि व्यंजन संधि की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोगों को देखना है। चलिए, तो पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि। परिभाषा क्या है? व्यंजन के बाद, ठीक है, व्यंजन के बाद क्या होता है? स्वर। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता था? पहले स्वर आता था और उसके बाद व्यंजन आता था। और यहां पे क्या है व्यंजन संधि में कि व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद क्या होता है? स्वर या व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन के आने से, के आने से क्या होता है? जो विकार, जो विकार। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि में होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार क्या होता है? उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता था? स्वर संधि में केवल ज्यादा आपके प्रश्न कहां से बनते हैं? स्वर संधि और व्यंजन संधि से। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर संधि में मात्राएं
होती है। स्वर संधि में मात्राओं का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ऋषि। और यहाँ पे व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए विकार कैसे यहाँ पे उत्पन्न होता है। इसमें व्यंजन संधि को पूरी तरह से समझने के लिए कितने विकार यहाँ पे बताए गए हैं, तो एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं। 7-8 नियम है व्यंजन संधि की पहचान करने के लिए। तो पहला नियम क्या है हमारा, पहला नियम व्यंजन संधि की पहचान करने के लिए, तो व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। अब देखिए नियम क्या है, यदि क, च, ट, त और प, यदि क, च, ट और त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, ठीक है, के बाद क, च, ट और त, प के बाद वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा क्या होता है, पहला नियम क्या है हमारा कि क, च, ट, त और प के बाद वर्ग का क्या होता है, तीसरा या चतुर्थ, तीसरा या चतुर्थ, तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए तो, वर्ण आए तो, अगर क, च, ट, त और प के बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा, ठीक है, अथवा, ठीक है, आए तो, या अथवा क्या होता है, य, र, ल और व, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, क, च, ट, त और प के बाद वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा अंतस्थ व्यंजन क्या है, य, र, ल, व। अगर कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर ये कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है, ठीक है, अगर तीसरा वर्ण या चतुर्थ वर्ण आता है अथवा य, र, ल, व, अगर ये आता है तो वहां क्या हो जाएगा, क, च, ट, त और प, ये होगा। अब होगा कैसे, एक एक उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक देते हैं यहाँ पे, अगर परिभाषा अगर याद होता है तो ठीक है, वरना ट्रिक के माध्यम से देखिए। अगर ट्रिक याद हो गया तो बहुत जल्द ही संधि की पहचान करना आ जाएगा। स्वर संधि में केवल मात्राओं का ही ज्ञान होना चाहिए और व्यंजन संधि में दोनों का, स्वर और वर्ण दोनों का। पहला नियम क्या था हमारा, क, च, ट, त और प, इनके बाद किसका, य, र, ल और व, ये आते हैं। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसका, किसी वर्ग का पहला,
ठीक है। किसी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का क्या होता है? पहला, किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण। और दूसरा क्या होता है? किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण क्या होता है? य, र, ल और व। इन सबको, ठीक है, इन सबको मिला करके किसी वर्ग का पहला क्या होता है? पहला वर्ण क्या होता है आपका? क, च, ट, त और प, ठीक है। उसी प्रकार किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण क्या होता है? य, र, ल और व। अब ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क, च, ट और त, प। और किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण क्या है? य, र, ल, व। अब उदाहरण के तौर पे शब्द क्या है हमारे? जैसे आपके सामने शब्द आता है दिग्गज, दिग्गज। अब देखिए यहां पे दिग्गज, अगर इसका आप विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? अगर इसका आप विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद क्या होगा? दिक और गज, ठीक है। अब देखिए यहां पे जैसे कि हमने बताया कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है? यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है? क। ये क्या है? यह पहला वर्ण है। क्या है? पहला वर्ण है। ठीक उसी प्रकार अगर क के नीचे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हलन, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये करता है आधा वर्ण, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है, क्या होता है? आधा वर्ण। अब यहाँ पे दिग्गज, तो दिग्गज में क्या है? दिक जोड़ गज, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा आपका शब्द क्या है? दूसरा शब्द है शतवाणी, शतवाणी। ये क्या है? ये विच्छेद है। अगर इसका हम रूप लिखते हैं, शब्द इसका बनता है, जब दो पदों को जब यहाँ पे हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? शतवाणी, शतवाणी। क्या बना? शतवाणी, ठीक है। तो ये परिवर्तित किसमें हो रहा है? उसी वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? अगर ऐसे आपके सामने अगर आता है शब्द तो आप क्या कहेंगे उसे? कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। तो ये तो रहा आपका पहला नियम। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है? दूसरे नियम की पहचान करने के लिए क्या है? दूसरे नियम, पहला नियम में हमने देखा कि उसी क, च, ट, त और प,
और उसके साथ साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग का वर्ण जो है उसमें मिल रहा था। दूसरा नियम क्या है हमारा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क्या होता है, क च ट त और प, क च ट त और प, ठीक है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट और त प का मेल किससे हो, अनुनासिक, ठीक है, का मेल किससे होता है, अनुनासिक, मतलब जो ध्वनियां किससे निकलती हो, नाक के द्वारा बोध होता हो निकलने का, तो जब यदि वर्ग के पहले वर्ण क छ ट त प का मेल अनुनासिक ध्वनियों के द्वारा होता है तो वहां क्या होता है, वहां भी क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। अब अनुनासिक ध्वनियां क्या है, वर्ग का पांचवा वर्ण, तो वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन सा है, पहला है अंग, ड़, न और म, ठीक है, अंग, ड़, न, म, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वर्ग का पांचवा वर्ण है। अब इनके साथ, ठीक है, ये किस में परिवर्तित होते हैं, क च ट त और प का मेल किसके द्वारा होता है, इसमें होता है, अनुनासिक ध्वनियों में होता है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए, जैसे आपके सामने शब्द देता है शन्मार्ग, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या होगा, शत मार्ग, ठीक है, शन मार्ग। तो इसमें देखिए तो किस में परिवर्तित हुआ है, तो किस में परिवर्तित हुआ है, नौ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक उसी प्रकार तो यहां पे कहने का तात्पर्य यही है कि ये क्या होता है, जब क छ ट त और प का मेल किससे होता है, वर्ग के पांचवें वर्ण से जब होता है, किससे, अंग, ड़, न और म, ठीक है, अनुवांशिक ध्वनियों से जब इसका मेल होता है तो ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, अनुवांशिक ध्वनियों में। अनुवांशिक ध्वनियां कौन कौन सी हैं, वर्ग का पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे उसी प्रकार अगर आपके सामने जगत नाथ, तो इसका क्या होगा, जगन नाथ, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो किस में परिवर्तित हुआ है, तो परिवर्तित हुआ है किसमें, न में, ठीक है। उसी प्रकार अपमय, ये क्या है, ये विच्छेद है,
और ये किसके साथ परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे, अपमय किस में परिवर्तित हो रहा है, अमय। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है यहाँ पे कि वर्ग का पहला वर्ण क च ट त और प का मेल किससे होता है, अनुनासिक ध्वनियों के द्वारा होता है। तो अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी है, वर्ग का पांचवा वर्ण, अंग, य, ड़, न और म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प किस में परिवर्तित हुआ है, यहाँ भी 5 हैं, क च ट त और प, और यहाँ भी क्या है, 5 हैं, अंग, ड़, न और म। तो यहाँ अपमय। ठीक है, तो मैं तो उसी प्रकार हो गया। ठीक है, मैं को तो ज्यों का त्यों यहाँ रखा गया है। और अप में जो है प किस में परिवर्तित हो गया है, म में। प किस में परिवर्तित हो गया है, म में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका दूसरा नियम। ये आपका दूसरा नियम था व्यंजन संधि की पहचान करने के लिए। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है हमारा, तीसरा नियम है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, क्या होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो क्या होता है, वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के, यदि आए तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के पांचवें, ठीक है, वर्ण के पांचवें वर्ग में, पांचवें वर्ग में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। तीसरे नियम की पहचान क्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के पांचवें वर्ग में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब भी, ठीक है, म किस में बदल जाएगा, स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे आपके सामने पंचम, ठीक है, आपके सामने क्या है, शब्द दिया हुआ है पंचम। अगर इसका आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, यहां पे पम जोड़ चम। ठीक है, देखिए इसमें वर्ग क्या पांचवा जो है क्या था, अंग, य, ड़, म। ठीक है, पांचवा वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है, यदि म क्या है, पांचवें वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पे पांचवा वर्ग क्या है, पांचवा वर्ग क्या है, यहाँ पे पांचवा वर्ग है हमारा अंग, य, ड़, न और म। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका पांचवा वर्ग है। ठीक है, ये आपका पांचवा वर्ग है। अब यहां देखिए, यहां हम पंचम जब लिखें तो यह किस में परिवर्तित हो गया, म किस में हो गया, यहां हमने दिया कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो
वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के 5वें, ठीक है, वर्ग में बदल जाता है। तो प और म किस में परिवर्तित हो गया? य में। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके सामने दूसरा शब्द आता है अहम जोड़ कार, तो ये क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार, तो ये आपका क्या शब्द बनता है? अहंकार। अब देखिए यहां पे अगर कार, तो ये क्या हो गया? यहां पे म किस में परिवर्तित हो रहा है? अंगा, ठीक है, अंगा में परिवर्तित हो रहा है। तो तीसरा नियम क्या है पहचान करने की? तीसरा नियम क्या है पहचान करने की? यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो वह स्पर्श व्यंजन वर्ण के 5वें वर्ग में बदल जाता है। और यहाँ पे 5वां वर्ग क्या था हमारा? 5वां वर्ग क्या था? अंग, य, ड़, म और न किसके बाद बदल जाता है? जब म के बाद ये शब्द, ये सारे वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो वहां नियम बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने व्यंजन संधि की पहचान करने के लिए हमने 3 नियम बताए, और बाकी के 4-5 नियम जो हैं वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।